हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अगर आप मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं तो इंडियन पॉलिटी आपने मेरे से ज़रूर कभी ना कभी पढ़ी होगी। तो इंडियन पॉलिटी की बात की जाए, आपके सारे एग्ज़ाम्स में पूछी ही जाएगी या पूछी ही जाती है। पर अगर बात की जाए, थोड़ा हम अपने पॉलिटी के लेवल को थोड़ा अपग्रेड करने वाले हैं, क्योंकि अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट्स, वैसे तो ये VLW में आपका सिलेबस है, पर हर जगह ये आपके काम आएगा ही आएगा। पॉलिटी को हम क्या करने लगे हैं, या फंडामेंटल राइट्स को हम क्या करेंगे, एम लक्ष्मीकांत के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। आप सबको पता है कि जब भी इंडियन पॉलिटी की बात चलती है तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक उसका ग्रंथ जो एम लक्ष्मीकांत है आप नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका इंडियन पॉलिटी आपका ऐसे ही रहेगा, आधा आधा ही आपको आता होगा। जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा वो इनकम्प्लीट लगेगा जब तक आपने एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है। तभी हम क्या करेंगे, इसको फंडामेंटल राइट्स को एम लक्ष्मीकांत के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और उसके हर आर्टिकल को पूरी अच्छी तरह से डिटेल्ड एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना आप। और आज मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करेंगे, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 हम करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो के एंड तक बने रहना और आपको कोई ना कोई बेनिफिशियल चीज़ ज़रूर पता चलेगी इस वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को। चलिए सबसे पहले देखिए फंडामेंटल राइट्स हमारा। फंडामेंटल राइट्स अगर आपसे ये पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है, दे आर एंश्राइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका ये बनेगा, ये कौन से आर्टिकल्स को कवर करता है, वो आता है हमारा आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये बन गया, ये हमारे आर्टिकल नंबर 12 टू 35 को क्या करते हैं, ये हमारा कवर करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो फंडामेंटल राइट्स से हमारा एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इसका सोर्स क्या है, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, वो आएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, अगर बात की जाए आर बिल ऑफ राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स आर सेम, हम कहेंगे येस, बिकॉज इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज बिल ऑफ राइट्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब जो हमारा सबसे ज़रूरी यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस निकलते हैं। फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है, मग्नकर्ता कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, यहाँ भारत देश का अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आपके मग्नकर्ता क्या होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे। अब बात करते हैं एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज जस्टिसिएबल इन नेचर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज जस्टिसिएबल इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिसिएबल, इसके बारे में बात करते हैं। जस्टिसिएबल का मीनिंग क्या होगा, यू कैन मूव टू कोर्ट्स, यू कैन मूव टू कोर्ट्स फॉर देयर इन्फोर्समेंट। ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जस्टिसिएबल और कैसे हम कोर्ट्स में जाते हैं। अगर देखा जाए, जैसे आपको पता है हमारे देश में प्रोविज़न है इक्वालिटी का, यहाँ हमारे देश में अनटचेबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। अनटचेबिलिटी जो है हमारे आर्टिकल नंबर 17 के अंडर आती है। अगर देखा जाए, आपके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है आपकी क्लास में या आपके ऑफिस में, या कोई भी कोलीग हो सकता है या आपका फ्रेंड हो सकता है, अगर आपके ऊपर वो डेरोगेटरी मार्क्स करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आप जो छोटी जात से हो, हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, हम आपके हाथ का पानी नहीं पीनेंगे, तो आप क्या करोगे, आप उनको सज़ा दिलवाना चाहते हो ना, तो आप कहते हो ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि हमारे देश में इक्वालिटी है, तो वो इक्वालिटी को आप अपने साथ करवाने के लिए या अपने ऊपर इन्फोर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाओगे और उस पर्सन को सज़ा दिलवाओगे। तभी इसका मतलब क्या होता है, जस्टिसिएबल। कोई भी आपका फंडामेंटल राइट जब छीना जाएगा, आप उसके लिए सीधा क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, और कोर्ट क्या करेगी, हमेशा आपके लिए, आपके पक्ष में क्या करेगी, हमेशा अपने फैसला सुनाएगी। फिर उसके बाद एक चीज़ और याद रखना, जो हमारे देश का भारतीय संविधान का जो फंडामेंटल राइट है वो सबसे ज़्यादा इलेबोरेटेड है। ठीक है, किसी भी कंट्री के अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, उसमें सबसे ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस जो हैं या डिटेल्ड तरीके से जो समझाए हुए फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे देश के होंगे, जबकि हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को भी पीछे छोड़ दिया हुआ है इन मामलों में। फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं किसके द्वारा गारंटी किए जाते हैं, वो आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें फंडामेंटल राइट्स को खुद गारंटी करते हैं। ये कहते हैं मैं यहाँ पर हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक आपके फंडामेंटल राइट आपसे कोई नहीं छीनेगा। ठीक है, अब यही हमारे देश में इक्वालिटी वगैरह सब कुछ जो है ये लाते हैं।
चलिए यहाँ से हमारा पहला स्लाइड हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। मैं फिर से याद रखना, जो हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स है कौन गारंटी करते हैं हमारे देश में? कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कितने तरह के हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं और क्या फंडामेंटल राइट्स, इनको नाम क्यों दिया गया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स या इनका नाम क्यों है। क्योंकि ये जो है गारंटीड और प्रोटेक्टेड जो है कॉन्स्टिट्यूशन से खुद किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारे देश का फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, ये तो आपको पता ही होगा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ही क्या करता है? हमें फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है और वो ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। ठीक है, चलिए अब कितने तरह के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब बात की जाए हमारे फंडामेंटल राइट्स की ओरिजिनल। ठीक है, जब ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब बना था? 26 जनवरी 1950 को जब ये इन्फोर्स्ड हुआ था ना, तब हमारे देश में टोटल कितने होते थे? 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे। ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे। पर हमने क्या किया, कुछ सालों के बाद एक फंडामेंटल राइट हमने डिलीट कर दिया। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। चलिए वो बाद में बात करेंगे, क्यों डिलीट किया, कब डिलीट किया, ठीक है, और क्या डिलीट किया। पहले बात करते हैं ओरिजिनल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कितने हैं। राइट टू इक्वालिटी जो हमारे आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक डील करेंगे। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 एंड 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो माइनॉरिटीज़ के साथ डील करता है, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। राइट टू प्रॉपर्टी जो हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हमने डिलीट किया था, पर ओरिजिनल ये पार्ट था, पर अभी डिलीटेड है। ये हमारा क्या है, अभी फिलहाल ये लीगल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन से हटा के हमने, एक चैप्टर से हरा के हमने क्या कर दिया, दूसरे चैप्टर पे हमने ये रख दिया। फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो आपका आर्टिकल नंबर 32 आएगा। ठीक है, पता चल गया कितनी तरह के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर आर्टिकल वाइज याद किया जाए, ऐसे तो देखा जाए 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, पर जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स आएंगे वो 14 से लेकर 32 तक है। इसका मतलब 12, 13 और 34, 33, 34 और 35 हमारे इतने ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29-30, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आ गया हमारा आर्टिकल नंबर 32। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी कब डिलीट किया गया था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा डिलीट हुआ था फंडामेंटल राइट से कब? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 को हमारा राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट किया गया था। ये हमारा लीगल राइट बना आर्टिकल नंबर 300A। अब जो इसका प्रेजेंट आर्टिकल है वो आता है आर्टिकल नंबर 308। 300A बिफोर क्या था, पहले क्या था? ये हमारा आर्टिकल नंबर 31। ठीक है, अब क्या ये हो गया हुआ है 300A। 300A और ये कहाँ पर आता है? पार्ट 12 में। पहले ये कहाँ पर आता था? पार्ट 3 में। अब ये कहाँ पर आता है? पार्ट 12 में। चलिए बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी होता है क्या। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी होता है क्या? देखिए आज के टाइम पे अगर देखा जाए, आप किसी गली में रहते हो, ठीक है, उस गली में 50 घर हैं। क्रोनोलॉजिकली वाइज मतलब सीधी लकीर में देखा जाए 25 घर एक साइड होंगे, 25 घर एक साइड होंगे। ठीक है, और अगर ये गली देखा जाए अगर 20, 30, 40, 50 साल पहले बनी थी तो वो क्या होगी? बिल्कुल छोटी सी गली थी। ठीक है, क्योंकि उस समय गाड़ियाँ नहीं होती थी। अब क्या होता है, यहाँ से आपकी गली से क्या होता है, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं। ठीक है, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती है, आप सरकार को बार बार एप्लीकेशन लिखते हो कि हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट करवाइए, हमारी गलियों को ब्रॉड करवाइए, ताकि क्या हो, यहाँ पे एक तो अच्छी सफाई हो और ताकि हम क्या कर सकें, गाड़ियाँ वगैरह को आराम से निकाल सकें। ऐसे हमें बड़ी परेशानी होती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट आसमान से तो कोई जगह नहीं ना लाएगी। गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे ऑर्डर निकालती है कि ये जितने भी घर हैं, हर घर के फ्रंट से क्या होगा, 2-2 फीट या 2-2 फुट हम क्या करेंगे, जगह ले लेंगे। अब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या चक्कर होता है। देखिए अगर 1978 से पहले बात की जाए, आर्टिकल नंबर 31 जब था ना, तब
हमारी जो सरकार थी वो इस गली के कोई भी एक घर की किसी भी जगह को नहीं ले सकते थे। इसका मतलब इस गली में 1978 से पहले कोई गली को ब्रॉड करने का कोई भी प्रोविज़न कानून जो है सरकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि तब हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी था। हम गवर्नमेंट के आगे अड़ सकते थे कि ये आप मेरी जगह नहीं ले सकते, आप मेरी जगह के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, मेरा फंडामेंटल राइट है। पर अगर आज के टाइम पे देखा जाए 1978 के बाद ऑनवर्ड्स 2022 की अगर बात की जाए, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट करवानी है, ठीक है, डेवलपमेंट करवानी है और आपकी जगह क्या करी है वहाँ पे रास्ते में आ रही है उस डेवलपमेंट में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो जगह को आपसे ले लेगी। ठीक है, यही हमारा क्या है, अब फंडामेंटल राइट से हटा के तभी हमने ये किया। क्योंकि देखा जाए अगर राइट टू प्रॉपर्टी रहता हमारे पास, राइट टू प्रॉपर्टी रहता तो हमारे देश में कभी तो वो नहीं ना होनी थी, डेवलपमेंट नहीं होनी थी। तभी हमने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया, उसको क्या कर दिया, लीगल राइट कर दिया। लीगल राइट इसलिए किया क्योंकि देखो सरकार जब आपकी जगह ले रही है तब तो प्रॉब्लम है, ठीक है, तब आप मना नहीं कर सकते। पर अगर कोई और आपकी जगह के ऊपर कब्जा करके बैठ गया तब तो आपने केस करना ना, तभी उसको हमने क्या किया, लीगल राइट बना दिया। ठीक है, चलिए अब आगे हर आर्टिकल को डिटेल एनालिसिस के थ्रू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। चलिए सबसे पहले हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं हम भारतीयों के लिए हैं। ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ खाली हम भारतीयों के लिए हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता है। ठीक है, फिर कुछ जो हैं कुछ उनमें से फंडामेंटल राइट्स उन लोगों को भी अवेलेबल हैं जो या तो हमारे सिटीजन्स हैं या फॉरेनर्स हैं या लीगल पर्सनस हैं जैसे कॉरपोरेशंस या कंपनीज। ठीक है, हर किसी के लिए फंडामेंटल राइट हमने अलग अलग रखे हुए हैं। भारतीय सिटीजन्स के लिए तो चलो कुछ है ही है, पर कुछ ऐसे लोग जो हमारे देश में रह रहे हैं जैसे सिटीजन्स हो गए, फॉरेनर्स हो गए या लीगल पर्सनस हो गए, कॉरपोरेशन या कंपनी, उनके लिए भी हमने क्या किए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स को रखा हुआ है। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या हुआ है, एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड का मतलब। ये क्या कहते हैं, दे आर एब्सोल्यूट, मतलब ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पर दे आर नॉट बट क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब क्या हुआ, हमारे देश में सरकार क्या कर सकती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड का मतलब क्या हुआ, स्टेट क्या कर सकती है। स्टेट का मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्टेट जब भी लिखा होगा वहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होगी। हमारे देश में पार्लियामेंट क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कभी भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, पर वो रिस्ट्रिक्शंस देखना कि क्या वो रीजनेबल है या नहीं है, वो कौन डिसाइड करेंगी, हमारी कोर्ट्स। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये लोगों के लिए बड़े ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी क्यों होते हैं हमारे लिए। ठीक है, क्यों फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्यों है, क्यों हमारे लिए बनाए गए हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ अगर गलत काम करी है, इसको क्या कहा जाता है, आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत काम करी है, कोई गलत अगर लॉ ला रही है, तब आप क्या कर सकते हो, अपने आप को डिफेंड कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स की शील्ड को यूज़ करके। ठीक है, अब बात करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी आएगा, फंडामेंटल राइट्स आर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स आपके पास है ना, तभी हमारे देश में सरकार मन चाहा कोई भी लॉ नहीं बनाती है। अगर हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो सरकार किसी भी तरह का लॉ ला सकती थी, किसी भी तरह का आपके ऊपर टैक्स लगा सकती थी, किसी भी तरह की आपको सज़ा दे सकती थी, और हर कोई आपका काम या कोई एक्शन आपको एक तरह की पनिशमेंट उसके लिए मिल सकती थी। आपके पास फंडामेंटल राइट है तभी आप हमारे देश में जगह खरीद सकते हो, कहीं पे जाके कोई भी तरह का काम कर सकते हो, किसी भी तरह की आज़ादी है आपको बोलने की, घर लेने की, रहने की, खाने की, पीने की। ठीक है, पर अगर हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो क्या पता सरकार आपकी सांस लेने के ऊपर भी क्या करती, टैक्स कर देती। ठीक है, अब बात करते हैं उसके आगे, ये आगे ना समझ, दे आर द जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल आपको पहले ही बताया था मैंने, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीनने जा रहे हैं तो आप क्या करते हो, कोर्ट्स के पास जाते हो इनके इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, जब हम आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड होंगे तभी आप क्या कर सकोगे, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जा पाओगे अपने फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने के लिए। चलिए यहाँ पे, अब जैसा पहले मैंने आपको बताया था, दे आर डिफेंडेड एंड द गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हमारे डिफेंडर और गारंटर कौन है फंडामेंटल राइट्स के हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो जब भी आपके देश में क्या होगा, या आपके लिए फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, आपसे छीने जा रहे होंगे। ठीक है,
चलिए अब आगे, इन्होंने अब क्या कहा है, दे आर नॉट सैंक्रोसेंट, ठीक है, या परमानेंट, ये आपके लिए परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही ऑथोराइज्ड है आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है, कम कर सकती है या उनको ख़त्म कर सकती है, ठीक है। पर खाली कैसे, ये चीज़ याद रखना, आपके फंडामेंटल राइट्स में जब भी कोई बदलाव लाना होगा या उनमें कोई चेंजेस लानी होगी या उनको रोकना होगा या उनको कम करना होगा, वो खाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही लाया जाएगा, ठीक है, ऑर्डिनरी एक्ट के द्वारा नहीं लाएगा। अगर आपको पता होगा हमारे देश में बदलाव लाने होते हैं तो अमेंडमेंट के थ्रू लाए जाते हैं। अमेंडमेंट बड़ा ही ज़्यादा ट्रिकी मेथड है, ठीक है। तो क्या है, जब भी फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने छेड़छाड़ करनी होगी तो कैसे की जाएगी, वो खाली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही लाई जाएगी। और एक और चीज़ याद रखना, फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। चलिए आगे, अब आपका सबसे ज़रूरी इस चैप्टर में या इस स्लाइड में आपका सबसे ज़रूरी पॉइंट आता है। हमारे देश में एक चीज़ याद रखना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये सस्पेंड कब होते हैं, खाली नेशनल इमरजेंसी या हमारे देश में जब आर्टिकल नंबर 352 लगा होगा, ठीक है। जब आर्टिकल नंबर 352 देश में लगा होगा उसको कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है उसको। तब हमारे देश में क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट आपका चला जाएगा, पर खाली आर्टिकल नंबर 20 और 21 आपका बचा रहेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 और 21 आपका बचा रहेगा, और 19, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक आपके फंडामेंटल राइट्स सारे के सारे छीन लिए जाएंगे आपसे, खाली आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है। एक चीज़ और, अब एक चीज़ याद रखना, व्हाट इज आर्टिकल नंबर, बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स का सबसे ज़रूरी आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 19, जो हमें हर तरह की आज़ादी देता है, राइट टू फ्रीडम ही इसको कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, ये हमारे देश में कब सस्पेंड होंगे, जब खाली एमरजेंसी जो है हमारे देश में होगी, कब, जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पीरियड पे, ठीक है। आगे समझ क्या बोला मैंने, हमारे देश में आर्टिकल नंबर 19 तभी होगा जब आर्टिकल नंबर 352 या वॉर जब हमारे देश में होगी, तभी आपका आर्टिकल नंबर 19 हमारे देश में लगा मतलब आपसे छीना जाएगा एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे। इंटरनल इमरजेंसी जब हमारे देश में लगेगी तब आपका आर्टिकल नंबर 19 नहीं छीना जाएगा, ये चीज़ भी याद रखना। फिर उसके बाद चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे और आपका जो आपसे पूछा जाएगा, अब एक चीज़ याद रखना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो स्कोप ऑफ ऑपरेशन है वो लिमिटेड किसके द्वारा किए जाते हैं, आर्टिकल नंबर 31A के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 31 हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, पर उसके आगे जो सब आर्टिकल्स हैं वो हर किसी आर्टिकल का अपना मीनिंग है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज आर्टिकल नंबर 31A। इसको क्या कहा जाता है, सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। जब हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स को आपने क्या करना है, लिमिटेड करना है, तब आपने क्या करना है, आर्टिकल नंबर 31A का यूज़ करना है। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 31B आएगा, फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 31C, ठीक है। ये 3 आर्टिकल्स के द्वारा क्या किया जा सकता है, हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स के स्कोप ऑफ ऑपरेशन या उनको किन किन के ऊपर लगाया जा सकता है उसको लिमिटेड किया जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं आर्म फोर्सेस को, कौन से आर्टिकल के द्वारा, वो आता है आर्टिकल नंबर 33, ठीक है। इन्होंने कहा हुआ है जो मेंबर्स होते हैं आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, मतलब IAS IPS हो गए, इंडियन आर्मी होगी, इंटेलिजेंस IB हो गया या रॉ हो गया, ठीक है। इनको क्या किया जा सकता है, इनके एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 33 के द्वारा। आपको पता ही है हमारे देश में IAS IPS कभी भी किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 33 उनको इन चीज़ों से बांध रहा है, ठीक है, इन चीज़ों से रोक रहा है। फिर उसके बाद एक चीज़ और याद रखना, हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से कब छीने जाएंगे, आप अपने फंडामेंटल राइट्स कभी भी नहीं यूज़ कर पाओगे जब किसी भी एरिया में, ठीक है, हमारे पूरे देश को ठीक रखना है पर उस एरिया को कंट्रोल रखना है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, तब क्या किया जाता है, मिलिट्री रूल लगाया जाता है आर्टिकल नंबर 34 को यूज़ करके, ठीक है। ये हमारी नेशनल इमरजेंसी से अलग है। इसकी एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है जब किसी भी एरिया में मार्शल लॉ जो है फोर्स में होता है, ठीक है। मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल, और ये कभी भी लगाया जा सकता है किसी भी एरिया में रिस्टोर करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पर, और वहाँ पे फिर आर्मी क्या कर सकती है, आर्बिट्रेरी अपनी पावर्स को यूज़ करके लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है।
ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। ये मैं आपको डिटेल में इतना नहीं बताऊंगा, सबसे आसान है ये। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? स्टेट के बारे में बताता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट? स्टेट का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हो गया हमारा। गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर की, ठीक है, जैसे सीएम वगैरह हो गए। लोकल अथॉरिटी सारी आ गई, पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह आ गई, और उसके साथ और हमारी जो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, एलआईसी हो गया, ओएनजीसी वगैरह हो गया, ये सारे हमारे क्या आते हैं? स्टेट के पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 12 खाली क्या बताता है? व्हाट इज स्टेट। पार्लियामेंट के बारे में वो खाली बताता है। आगे अब बाकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं क्या कह रहे हैं ये।